चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हमें पढ़ना भाई मानव में जनन। इसके पहले हमने पढ़ लिया था पौधे किस प्रकार से जनन करते हैं, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। अभी हमें देखना है कि मानव में जनन या जंतुओं में कैसे जनन होता है, ठीक है। तो समझते हैं पॉइंट को कि जंतु कैसे जनन करते हैं, जंतुओं में जनन कितने प्रकार का होता है या जंतु कैसे जनन करते हैं, पॉइंट को समझते हैं। पहले समझते हैं कि जंतु होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वैसे जैसे हमने पढ़ा था भोजन के आधार पर जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं, आवास के आधार पर जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे ही जनन के आधार पे भी या लिंग के आधार पे भी जीव क्या होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी और एक दूसरा क्या होता है, द्विलिंगी। तो समझते हैं हम एक लिंगी, ठीक है। मानव एक लिंगी में आता है कि द्विलिंगी में आता है, तो मानव किसके अंतर्गत आता है, एक लिंगी। कैसे हम पहचानेंगे जीवों को, कैसे पहचाना जाए कि कौन सा जीव एक लिंगी है, कौन सा जीव क्या है, द्विलिंगी है। देखिए वह जीव या ऐसा जीव जब या ऐसे जीव जिसमें क्या नर मादा, जब नर और मादा दोनों अलग अलग पाए जाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। जैसे मनुष्यों में क्या है, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, एक लिंगी। वह जीव जिसमें नर व मादा एक में पाया जाता है, मतलब अलग अलग पाए जाते हैं, सॉरी, नर अलग होता है, मादा अलग होता है, दोनों अलग, और दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद किसी संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया। तो जंतुओं में जनन से पहले समझ जाएंगे कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं, कितने लिंग पाए जाते हैं। तो एक लिंगी वह जीव जिसमें क्या होता है, एक लिंगी मतलब नर मादा, एक लिंग पाया जाए। नर या तो नर होगा या तो क्या होगा, मादा, मतलब दोनों अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं दोनों एक में हो गया तब तो वो दो लिंग हो गया, दोनों अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों, मतलब नर भी अलग होना चाहिए, मादा भी अलग होना चाहिए। तो कहने का मतलब है ऐसा जीव जिसमें केवल एक लिंग, एक जीव के अंदर एक लिंग पाया जाता है। जैसे मानव की जाति, वह जाति, दूसरे लफ्ज़ में समझो वह जाति जिसके प्रत्येक जीव क्या है, मतलब नर व मादा दोनों क्या हों, अलग अलग हों, उसे हम क्या कहेंगे, एक लिंगी कहेंगे। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब अलग अलग होते हैं ना। आगे बात करते हैं हम द्विलिंगी की। द्विलिंगी कैसे पहचानेंगे, वह जीव जिसमें नर के भी अंग पाए जाए, नर जनन अंग भी पाए जाएं और मादा जनन अंग भी पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी। दो लिंग जिसमें नर मादा दोनों के लक्षण पाए जाएं, नर चाहे वो भी संतान की उत्पत्ति कर सकता है, मादा चाहे वो भी संतान की उत्पत्ति कर सकता है। मतलब समझ में आ गई बात। जिसमें नर व मादा दोनों अलग अलग नहीं पाए जाते, बल्कि नर मादा, हालांकि कुछ जीवों में नर मादा अलग अलग होते हैं लेकिन वे द्विलिंगी होते हैं, मतलब नर भी चाहे तो संतान की उत्पत्ति कर सकता है और मादा भी चाहे तो संतान की उत्पत्ति कर सकता है, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। जैसे केचुआ इसका उदाहरण होता है। केचुआ में नर मादा देखा ना, आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में, आप गहन अध्ययन करेंगे इसका, तो समझते हैं बात को। पॉइंट समझ में आ गया, एक लिंगी द्विलिंगी। जंतु जनन के आधार पर कितने, दो। देखिए कहीं कहीं द्विलिंगी को उभयलिंगी भी देता है। क्या देता है, उभयलिंगी, कॉमन, मतलब जिसमें नर मादा दोनों के लक्षण पाए जाएं उसे क्या बोलेंगे, द्विलिंगी या उभयलिंगी भी बोला जाता। पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। ये तो ठहरा कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं जनन के आधार पे, लेकिन अब जनन भी प्रकार का होता है। भाई कितने प्रकार का जनन होता है, तो जनन दो प्रकार का होगा। जब हमने पौधों में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक के बारे में हम जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें दो युग्मक या दो जीव मिलकर, है ना, जनन करने के बाद किसी नए जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसका दूसरी भाषा में आप समझेंगे जिसमें नर मादा दोनों की जरूरत पड़े, जिसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़े, एक नर हो एक मादा। ऐसा नहीं कि एक नर, दोनों नर कर दिए दोनों मादा कर दिए, तब कहे तब वो तो दो जीव है, नहीं, एक नर होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, मादा। जब दो विपरीत युग्मक, दूसरी भाषा में समझें, जब दो क्या होने चाहिए, विपरीत युग्मक। युग्मक क्या होता है, जो जोड़ा बनाता है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दो विपरीत युग्मक, जब दो विपरीत युग्मक मिलके किसी संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो मनुष्य में कौन सा जनन पाया जाता है,
लैंगिक जनन। अब बात करेंगे कैसे पहचानेंगे कि मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है। पहली चीज तो इसमें नर मादा दोनों अलग अलग होते हैं, नर भी अलग होता है, मादा अलग होता है, और दोनों के मिलने से एक संतान की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो ऐसा जनन जिसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, नर व मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों में से किसी एक को हटा देंगे तो संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो ठहरा कि दो जीवों के मिलने से, दो अलग अलग लक्षण, दो अलग अलग जीवों के मिलने से, दो विपरीत लिंग वाले जीव, अलग अलग लिंग, देखिए कुछ भी अलग लिंग अलग करना है आपको, ध्यान देना। लिंग का मतलब एक स्त्रीलिंग होगा तो दूसरा क्या होगा, पुल्लिंग। जब दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे जनन को, पहले पॉइंट समझ जाइएगा, जनन माने होता क्या है, मीन। ठीक है, जनन मतलब उत्पन्न करना, जनन माने अर्थ समझो, जनन माने क्या होता है, उत्पन्न करना या पैदा करना। जहां जनन लिखा आ जाए, जैसे बात करते हैं हम शुक्राणु जनन, किसकी बात हम कर रहे हैं भाई, शुक्राणु जनन। ठीक है, आगे बात करेंगे अंडाणु जनन, कई पॉइंट आपको मिलने वाला है। उसके बाद मिलेगा युग्मक जनन, समझ रहे बात को, ये पॉइंट देखो। जनन का मतलब क्या होता है, जनन मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना, बनना, निर्माण होना, किसके अंतर्गत आएगा, जनन। इस जनन माने यही होता है, पॉइंट समझेंगे। तो देखिए जैसे शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन माने उत्पन्न होना, पैदा होना, निर्माण होना। तो शुक्राणु का क्या हो रहा है, यहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अंडाणु जनन मतलब किसका निर्माण हो रहा है, अंडाणु उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, पैदा हो रहा है, निर्माण हो रहा है, वो किसके अंतर्गत आएगा, जनन के। युग्मक जनन, युग्मक बन रहा है, जोड़ा, युग्मक में अंडाणु शुक्राणु दोनों आते हैं। अलग अलग युग्मक होते हैं, एक शुक्राणु होता है, एक अंडाणु, दोनों संलयित होते हैं, उसे निषेचन बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखते हैं पॉइंट को। लैंगिक जनन समझ में आ गया, जनन माने आ गया, अर्थ समझिएगा, अर्थ समझ जाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। जनन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना, जब कोई चीज बनती है क्या होती है, जनन माने। देखिए परिभाषा सभी बताएंगे ना, कि दो विपरीत युग्मों को मिलकर क्या करना, या जब दो जीव मिलकर किसी, या जब कोई जीव किसी संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, जनन माने अर्थ समझिए, जनन माने क्या होता है, पैदा होना, उत्पन्न होना। तो जब दो जीव मिलके क्या करते हैं, किसी संतान की उत्पत्ति करेंगे तो वो लैंगिक जनन। लेकिन अब एकल जीव अलैंगिक जनन की बात करते हैं, बिना लिंग के, इसमें लिंग से कोई लेना देना नहीं। लैंगिक अलैंगिक, लिंग के बिना लिंग के, बिना लिंग के जनन मतलब नर मादा की कोई जरूरत ही ना हो, ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें नर मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, कोई एकल जीव, कोई एक अकेला जीव ही किसी संतान की क्या कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है। इसके बारे में हमने बहुत विख्यात तरीके से पढ़ा है, बड़े आराम से पढ़ा है ना, जैसे द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, मुकुलन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा हमने, बडिंग वगैरह पढ़ा है ना, तो उसको तो देखना ही नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको हमने पहले कवर कर चुका है। अब बात करते हैं मानव में जनन, मनुष्य कैसे जनन करता है कि नहीं, मनुष्य में जनन कैसे होता है, जिसको हमें पढ़ना है। तो नर, जैसे नर कैसे जनन करता है, मादा कैसे जनन करता है, मादा में कौन से पार्ट होते हैं, नर में कौन से पार्ट होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछा जाने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बन के आने वाला है, वो आपको देखे जाएगा 3 से 4 नंबर। समझ रहे हैं बात को, बहुत आसान भी चैप्टर है, जिनको आ गया उनके लिए आसान, जिनको नहीं आया उनके लिए टफ। हालांकि आसान शब्द में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझेंगे बात को। तो मानव में जनन कैसे होता है, तो समझते हैं बात को, पॉइंट ऑफ समझेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं होता कि बाबू पैदा हुआ, जनन हुआ, जैसे ही बाबू आज पैदा हुआ कल उसका लड़का, ऐसा नहीं होता। कुछ जीवों में क्या होते, परिवर्तन होते, क्या होते हैं वो परिवर्तन समझते हैं, है ना। कुछ परिवर्तन मैंने लिखा ना, इसीलिए मैं पॉइंट ऐसे पॉइंट बनाता हूँ ताकि आप जैसे ही देखेंगे सरसरी निगाह से आप ये पॉइंट उठाएंगे तो आपको आ जाएगा क्या क्या परिवर्तन होते हैं जीव के अंदर, समझ रहे। तो देखिए पहले मनुष्य में अवस्था कितनी होती है, मनुष्यों के बारे में पढ़ते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। तो मनुष्य में क्या अवस्था, पहले जब बाबू पैदा, जब कोई लड़का जीव कोई पैदा होता तो उसे क्या बोला जाता है, शिशु बोला जाता है। तो पहली अवस्था कौन सी होती है, शिशु अवस्था। कौन सी अवस्था, शिशु अवस्था। ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाते अवस्था के अंदर, केवल वैसे ही। उसके बाद आती है किशोरावस्था। क्या आती है, किशोरावस्था। जो अभी आपकी है वो कौन सी अवस्था है, वो किशोरा 7 से 15 वाली किशोरावस्था। उसके बाद यौनारंभ, मतलब क्या है, अब वो देखिए आप अगर कक्षा 12 में आप जाओगे, जब आप 12th पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जीवों को 3 कैटेगरी में रखा गया है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में वो आते हैं जो जनन नहीं कर सकते, जनन से पहले वाले। ये जनन हुआ मतलब जो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं उनको जनन की बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
जननकी, मतलब जो संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं उनको क्या बोला जाता है? जननकी। उसके पहले वाले जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जननकी पूर्व, मतलब जनन न, मतलब वो संतान की उत्पत्ति न कर पाने वाले हैं उनको अलग रखा गया। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? जननोपरांत, मतलब जनन के बाद वाले। अब ये भी पैदा नहीं कर सकता, मतलब ये भी पैदा नहीं कर सकता संतान, ये भी नहीं। हालांकि एक चाचा है वो 95 साल में पैदा किए हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं? होते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही परिवार नियोजन के ऊपर, ये लोग अलग ही लगे हैं है कि नहीं? मतलब भाई आप सोच के देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश की जनसंख्या कितनी थी जानते हैं? कितनी थी? 35 करोड़ थी। कितनी थी? 35 करोड़। 2000 सन 2011 की जनसंख्या जो हुआ 1 अरब 35 करोड़ हो गए। हम बताओ हम कहाँ थे? हम भैया मतलब सोचो कितनी 2011 की जनगणना में हम 1947 में आज़ाद हुए, है कि नहीं? हम सन 1947 में आज़ाद हुए थे और आज क्या हो गया? आज सन 2011 की बात कर लेते हैं तो सोच के देखिए, अरे भाई 50 उधर मान के चलिए, 50 100 कर लीजिए, 60-70 साल में हम अरब में पहुंच गए, करोड़ से। और जितनी पहली थी उतनी तो हमारे बोनस में है, उतने तो हमारे यहाँ लड़के हैं। जितनी संतानें थी, जितना पहले जनसंख्या थी, अब उतना लड़का है। बुढ़वन की तो बातें छोड़ देंगे हम जो। और भाई देखिए सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट्स क्या होता है हमारे यहाँ? जननीय वाले, मतलब संतान उत्पन्न करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पैदा हुए जो है वो कम है कि नहीं? जो पैदा करने वाले वो ज़्यादा हैं। अब लगे हैं, लॉकडाउन लगा नहीं, जनसंख्या इधर जितने मर नहीं रहे उतने लगे थे ससुरे। ये देश विकास में लगा, ये बिटाने है कि सरकार भाई करोड़ों रुपए लगा रही है यार। आप सोचो इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि अभी जो नया वाला कानून आया, अगर वो पास हो तो गया फिलहाल, मैं तो कहता हूँ लागू कर दें तो मज़ा आ जाना है। मज़ा आने का मतलब 2 लड़कियां आपके पास है तभी आप कोई सरकारी जो सुविधा है वो ले सकते हो, सबसे बेटर है। अपने आप सब लाइन पे आ जाने। हमारे देश के लोग ऐसे हैं, जब तक उनको ठोकर नहीं लगने वाली मन में नहीं करेंगे, वो लगे रहेंगे। सोच रहे 16, 17, 18, 19, 20 है लगे, मतलब कंपटीशन चलता है हमारे यहाँ यार। अगर किसी के पास 5 लड़कियां, अगर बड़े भाई के पास 5 लड़के तो छोटा भाई 6 रहेगा, एक तो लड़का पकड़ा रहेगा, मतलब 5 मिला पकड़ लेंगे, 1 मिला मारेगा घूम घूम के। अलग है कंपटीशन चल रहा है। फिलहाल समझते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं जीव के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले उसके शारीरिक, जैसे वृद्धि। पहले पॉइंट क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। वृद्धि किसे कहते हैं आप जानते हो? वृद्धि वैसे कहेंगे सर जी बढ़ना, बाबू बढ़ गया, वो क्या है? वृद्धि नहीं, परिभाषा समझते। किसी जीव के आकार एवं आकारिकी में, किसी जीव के आकार एवं आकारिकी में, किसी जीव के आकार आकारिकी में हुआ परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है। वृद्धि क्या है? एक जटिल जैविक प्रक्रिया। कहने का मतलब धीरे धीरे होने वाली क्रिया। वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है। आप नहीं बता पाओगे कि बाबू, जैसे किसी लड़के को आप देखते रहोगे, गुलाब, सीधा उदाहरण देता हूं, आपके घर के सामने गुलाब खिलता होगा, आप उसके सामने बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे रहिए, आप कभी नहीं बता सकते देखो अभी का खिला है। बता देंगे? आप कोशिश करके देखिए, नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया, इतनी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे बोला जाता है जटिल जैविक प्रक्रिया। फिलहाल तो मानव में जनन से पहले क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो पहला पॉइंट हार्मोन। हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि नर में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो नर में कौन कौन से हार्मोन, याद रखिएगा, नर हार्मोन अगर पूछेगा तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। और दूसरा हार्मोन है एंड्रोजन। याद रखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना, लेकिन लाइटली आप इसको याद रखेंगे, दिमाग में फीड करके रखिएगा। ये आपको बहुत बहुत हर नीट वगैरह में हर जगह पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। आप ये पूछे जाएगा, कोई उठल चूल्हा आएगा आपसे पूछ देगा भाई बताओ नर में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो तुरंत बता देंगे कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। अगर मादा की बात कर देता है तो मादा में तुरंत बताएंगे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। नाम से याद रखो, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन कर देना, एंड्रोजन को क्या कर देना? एस्ट्रोजन कर देना। टेस्टोस्टेरॉन को क्या कर देना? प्रोजेस्टेरॉन कर देना। क्या कर देना? प्रोजेस्टेरॉन। तो मादा में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। नर में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? तो टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन। पॉइंट क्लियर हुआ? तो समझते हैं पहला पॉइंट क्या कि कुछ जीव के अंदर, उस मानव के अंदर क्या होता है? हार्मोन आने लगते हैं। अगर मादा की बात कर दें, नर की बात कर दें, तो आज हम नर की बात कर रहे हैं तो नर के बारे में समझ जाते हैं, आगे मादा के बारे में, दोनों में आपको बता देता हूं। इसके बारे में नर के हम जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। नर में क्या होता है? जैसे जैसे मूछें आने लगती हैं, आने लगती कि नहीं भाई? अब लगता है बाबू को अब दूंगा करना चाहिए, है कि नहीं? ये क्या होता है? ये मूछें आने लगती हैं, आवाज़ भारी होने लगती है,
है ना, जननांग डेवलप होने लगता है, हार्मोन स्रावित होने लगता है कि नहीं। ये क्या है, ये नर के लक्षण हैं। लड़कियों की बात कर दे तो वही है ना, मादा की बात अगर कर दे तो मादा में क्या हो जाता है, उनकी जैसे जैसे वो बुजुर्ग होती जाती है उनकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली होती जाती है कुछ लोगों की। और कुछ लोग की सुरीली आवाज़ के बाद भी वो इतना सुरीली बोलती है पूछो मत, मन मोह लेके चली जाती है। अलग बोलते हैं यहाँ आओ जी, है कि नहीं। मतलब नॉर्मली ये क्या होता है, मादा में ये परिवर्तन होते हैं, उनमें भी हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, है कि नहीं, समझ रहे हैं। अब उनमें तो मूछें नहीं आती, अब ज़बरदस्ती मूछें लेके आएंगे तो अलग बात है। मादा में क्या होता है, देखिए कुछ मादा होती हैं जिनमें मूछें आ जाती है, वो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कुछ में जेनेटिक भी हो जाती है। एक लड़की है, उसका नाम नहीं आता, वो रैपर है, वो रैप करती है, गाना गाती है, उसकी पूरी मूछें वो दाढ़ी रखी हुई है। हाँ जी, ऐसी सोचने की बात नहीं है ऐसा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो ये ठहरे भाई मानव के अंदर भी परिवर्तन की बातें कर देते हैं। अब बात करते यौनारंभ, पूछेगा कब से होता है, 7 से 15 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो ठहरा मनुष्य के अंदर की बातें। अभी हमें पढ़ना है नर जनन तंत्र के बारे में। नर कैसे जनन करता है, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी नलियां होती हैं, किस नली का क्या काम है, किस ग्रंथि का क्या काम है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो देखते हैं नर जनन तंत्र को 2 भागों में, आप पढ़ने के लिए आप इसे 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आसानी से आप पढ़ लोगे। कितने भागों में, 2 भागों में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले में प्राथमिक अंग, याद रखिएगा जब भी प्राथमिक अंग की बात आएगी, जब कभी भी प्राथमिक अंग, इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। किसमें, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग में करेंगे। तो प्राथमिक अंग क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। द्वितीयक अंग छोड़ दिया क्या मैंने, ठीक है, प्राथमिक अंग चलिए ठीक है, द्वितीयक अंग में लिखा हूं, ठीक है। देखते हैं तो प्राथमिक अंग में याद रखिएगा, प्राथमिक अंग में जब कभी भी रखेंगे, किसे हम प्राथमिक अंग में रखेंगे, तो प्राथमिक अंग में हम किसे रखते हैं, जो जहां पर युग्मक बनता है, जहां पे युग्मक बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अंग। क्योंकि अगर प्राथमिक अंग अगर युग्मक ही नहीं होगा तो जनन का कोई मतलब नहीं है। ये जो ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथि में शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी, यदि वृषण को तो हटा ही देना है, काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट, शुक्राशय, इनका कोई काम नहीं होगा। क्यों काम नहीं भाई, दुल्हा नहीं तो बर्तिहन का क्या इज्जत है, कोई इज्जत लग जाएंगे कुल, वो कोठरी में मजबूती से कूटेंगे। क्यों कूटेंगे भाई, क्योंकि आप कोई इज्जत ही नहीं रह जानी है भाई, दूल्हा ही नहीं है, वृषण ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो क्या होता है, प्राथमिक अंग, बात करेंगे प्राथमिक अंग में, तो प्राथमिक अंग में किसे रखा जाएगा, जहां किसका निर्माण होता है बाबू, युग्मक का। अगर नर में वृषण है तो नर में क्या होता है, वृषण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। क्या होता है प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में हम किसे रखेंगे, वृषण को रखेंगे। इसी वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक कौन होता है, नर युग्मक कौन होता है, तो नर युग्मक कौन होता है भाई, शुक्राणु होता है। कौन होता है, शुक्राणु। ये पॉइंट याद रखना, कुछ महापुरुष अंडाणु पे मार के चले आते हैं, ठीक है। नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु। और मादा युग्मक की अगर बात कर ले तो कौन होगा, अंडाणु। कौन होगा, अंडाणु। और मादा की बात कर ले, मादा युग्मक, तो कौन होता है भाई, अंडाणु होता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। ऐसा मत करिएगा भाई, उल्टा पलटा मत कर दीजिएगा, नहीं तो कहीं बहुत सारा उल्टा पलटा हो जाना है। फिलहाल तो नर युग्मक प्राथमिक अंग में हम किसे रखते हैं, नर की बात हम कर रहे हैं, नर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नर में प्राथमिक अंग में हम किसे रखेंगे, वृषण को, क्योंकि वृषण के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन यहां से बना, नर युग्मक कहां बनता है, तो नर युग्मक कहां बनता है, वृषण में बनता है। कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए प्राथमिक अंग में वृषण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब द्वितीयक अंग में हम रख देंगे उनको जो उसमें सहायता करते हैं, जनन के दौरान जो सहायता करते हैं, युग्मक को ले जाने का काम, हाँ, पहुंचाने का काम, उसमें कुछ मिलाने का काम है कि नहीं, पदार्थों को मिलाने का, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह कौन मिलाता है, कैसे मिलाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो द्वितीयक अंग में हम उसको रख देंगे। उसमें क्या क्या आता है, द्वितीयक अंग में 2 चीजें आती हैं, कुछ सहायक नलियां आती हैं जो उसे ले जाने का काम करती है, जैसे शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिनी और अधिवृषण, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएंगे, याद रखेंगे, ये क्या है, नली है। ये क्या है, नली है, शुक्राणु को ले जाने का काम ये करती है। और दूसरा सहायक ग्रंथि, दूसरे में हम क्या कर देंगे, सहायक ग्रंथि, काउपर, प्रोटेस्ट और शुक्राशय, इनका नाम याद रखेंगे। पूछा जाता है कि काउपर ग्रंथि किस में पाई जाती है, नर में कि मादा में, तो किस में पाई जाएगी, नर में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी भाई, नर में पाई जाएगी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है।
तो आप देख लेते हैं हम, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। तो याद रखिएगा इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे तब, ताकि आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। प्राथमिक अंग में केवल वृषण के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीयक अंग में हम कुछ नलियों के बारे में और कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई एक एक पार्ट की बात करते हैं। तो पहली बात है क्या है, वृषण। किसकी बात कर रहे हैं हम, चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए मनुष्य में जो वृषण होता है, ये नर की बात हम कर रहे हैं, मनुष्य में मादा में मत घुस जाना। ठीक है, वृषण किस में पाया जाता है, नर में, क्योंकि हम नर का भाग पढ़ रहे हैं तो नर में। देखिए वृषण क्या होता है, एक सेम के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की, सेम देखा है, सेम भी देखे हो कि नहीं देखे हो भाई, सेम भी नहीं देखे हो। ये क्या होती है, सेम के आकार की संरचना होती है। वृषण एक सेम के आकार की क्या होती है, संरचना होती है। इसमें देखिए संरचना समझ जाए, ये ठहरा वृषण, याद रखिए। तो वृषण क्या होता है, एक सेम के बीज के आकार की संरचना होती है, जो शरीर के बाहर, नर में शरीर के बाहर पाया जाता है। और टेम्परेचर को कितना, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस क्या करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। पॉइंट समझ में आ गया। वृषण क्या काम करता है, वृषण कोश के, ये देखिए वृषण कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा पॉइंट छोड़ दिया। तो वृषण पूछेगा वृषण कहाँ पाया जाता है, तो वृषण कहाँ पाया जाता है, वृषण कोश में पाया जाता है। वृषण कहाँ पाया जाता है, वृषण कोश में पाया जाता है। फिर से समझते हैं, वृषण एक सेम के आकार की संरचना होती है, जो वृषण कोश नामक थैली में शरीर के बाहर पाई जाती है, और जो वृषण के टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर के तापमान से कम करता है। कहने का मतलब, अगर शरीर का तापमान नॉर्मली मनुष्य का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो वो क्या करेगा, 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, तो वृषण का तापमान कितना होगा, 35 से कितना होगा, 34 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। क्योंकि वृषण कोश क्या काम करता है, टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री क्या करता है, कम करने का काम करता है। समझ गए। तो देखिए अब वृषण के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। वृषण में क्या पाया जाता है, तो वृषण में 250, कितने, 250, ये जो संरचना देख रहे हैं ना, मैंने 3 बनाया है केवल, 1, 2 और 3, ये कितने टोटल होते हैं, 250। वृषण में 250 वृषण, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है वृषणीय पिंडक। क्या बोला जाता है, वृषणीय पिंडक। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्या होता है भाई, वृषणीय पिंडक। क्या होता है, वृषणीय पिंडक। समझिए, वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका के बारे में हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए कैसी कोशिका क्या काम करती है। एक कोशिका होती है जिसे बोला जाता है शुक्रजन कोशिका। किसे भाई, देखिए हम इसे समझ लेते हैं। ये जो गोल वाली बना रहा हूँ, ये गोल वाली है, इसे दूसरी कोशिका, और ये जो ठीक है, समझते हैं बात को। 2 प्रकार की कोशिकाएं, वृषण में कितनी कोशिकाएं, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक कोशिका को बोला जाता है शुक्रजन कोशिका, और एक कोशिका को बोला जाता है सर्टोली कोशिका। क्या बोला जाता है, सर्टोली कोशिका। और दूसरी कोशिका को क्या बोला जाता है बाबू, शुक्रजन कोशिका। अब समझते हैं क्या काम होता है इन कोशिकाओं का, क्योंकि अब हम विस्तार से पढ़ते चलेंगे। तो शुक्रजन कोशिका क्या काम करती है, शुक्रजन कोशिका का काम क्या होता है कि यही शुक्रजन कोशिका आगे चल के किसका निर्माण करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि कैसे शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। कैसे अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा वो क्या करता है, शुक्राणु को बना देती है। तो देखिए शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन, शुक्र को जन्म देने वाली शुक्रजन कोशिका से किसका निर्माण होता है,
शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टोली कोशिका, अब आपके जहन में आएगा सर तो सर्टोली कोशिका क्या काम करती है, तो इस जब ये शुक्राणु बन जाता है तो इस शुक्राणु को पोषण देने का काम कौन करता है, सर्टोली कोशिका करती है। कौन कोशिका करती है, सर्टोली कोशिका क्या काम करती है, शुक्राणु को पोषण देने का काम करती है ताकि वो क्या कर सके, वृद्धि कर सके, डेवलप हो सके। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बात करते, तो ये था, ये वृषण के बारे में हो गया आपका, समझ में आ गई बात। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आ गया। चलिए भाई अब कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। ये ठहरा क्या, ये प्राथमिक जनन अंग था किसका, नर का, जिसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स थे भाई, हार्मोन्स का नाम आपको याद हो गया, हो गया भाई। नर में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो कौन कौन से, टेस्टोस्टेरॉन, और दूसरा कौन था भाई, एंड्रोजन था। और मादा की बात अगर हम कर लें तो मादा में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते थे भाई, प्रोजेस्टेरॉन, और कौन था, क्या था भाई, एस्ट्रोजन था। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन था भाई, एस्ट्रोजन और कौन था, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए ये आपके दिमाग में फीड कर लीजिएगा, इसको गांठ बांध के रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं भाई आगे बात करते हैं हम अधिवृषण की। ठीक है, क्या होता है अधिवृषण, एक 6 मीटर की लंबी सकरी क्या होती है, नली होती है। हमने पढ़ा ना, यहाँ देखिए। ठीक है, कितनी मीटर, 6 मीटर की एक सकरी क्या होती है, नली होती है, जो चपटी होती है और कुंडलित होती है। ये क्या काम करती है भाई, ये शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। समझते हैं बात को। हम अधिवृषण के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में, अधिवृषण, क्योंकि अब हमें सबके बारे में पहले पढ़ लेना है, फिर कैसे जनन होता है, कैसे ये अंडाणु से मिलता है, इसके बारे में भी बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। ठीक है, और बहुत आराम से एकदम पढ़िए, आसान शब्द में, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं होता, आपको आना भी तो चाहिए। तो हम अधिवृषण के बारे में पढ़ें, तो अधिवृषण क्या काम करता है, ये क्या होती है, एक चपटी थैली, एक जो मैंने अभी ये बनाया था ना, ये अधिवृषण थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ जाएंगे। तो ये क्या है, यही है अधिवृषण। क्या है अधिवृषण, ये 6 मीटर एक लंबी क्या होती है, कुंडलित घुमावदार क्या होती है, संरचना होती है, जो क्या करती है, शुक्राणु को ले जाने का काम करती है। अधिवृषण का मतलब समझ में क्या, छोटा सा पॉइंट। बात करते हैं शुक्रवाहिका, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, शुक्रवाहिका, शुक्राणु को ले जाने का काम कौन करता है, शुक्रवाहिका करता है, जो लगभग कितनी होती है भाई, आपकी बुक में नहीं दिया है, क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है ना, जो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ठीक है, शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिनी। ठीक, तो देखते हैं आगे बात कर लेते हैं सहायक ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। जैसे ही है ना, जनन के बारे में ये क्या करता है, ये क्या करता है, चिकना बनाने का काम करता है। काउपर ग्रंथि एक तरल पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है, जो क्या करता है, नली को क्या करता है, नली को चिकना बनाने का काम करता है। आपकी बुक में क्या दिया भाई, कुछ तो नहीं दिया है कि क्या काम करता है, ये दोनों को क्या करता है भाई, जो क्षारीय होता है, जो नली क्या होती है, जैसे अब यहाँ चलिए वो फिगर बताऊंगा तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है आपको, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आना, बिना फिगर के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हल्का हल्का सबके बारे में समझ जाएंगे। तो काउपर ग्रंथि क्या काम करती है, एक तरल पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है, जो नली को क्या करती है, नली को चिकना बनाने का काम करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात कर ले तो प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का 25% भाग कौन बनाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है। ये क्या करता है, ये दूधिया तरल पदार्थ का क्या करती है, श्रावण करती है। क्या काम करती है, दूधिया तरल पदार्थ का श्रावण करती है, जिसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जिससे शुक्राणु क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं शुक्राशय, जहां शुक्राणु रहता है, स्थित रहता है कुछ टाइम तक, जहां शुक्राणु रहता है उसे क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके ग्रंथियों के बारे में, नलियों के बारे में, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कहाँ से कहाँ शुक्राणु बनता है, कैसे बनता है, कैसे वो गर्भाशय तक जाता है, कैसे संतान की उत्पत्ति होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, बाकी बेस्ट ऑफ लक।